नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी नाटक के रूप में पाठ्यक्रम में समाहित आज का विषय हिंदी नाटक के तत्व किसी भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि हिंदी नाटक हिंदी की मुख्य विधाओं में से एक है। हम हिंदी के नाटकों के इतिहास को अलग से अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे और उसी समय हम इसकी रचना के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज केवल इसके जो रचनात्मक तत्व हैं जिनसे मिलकर और हिंदी नाटक बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में मूल रूप से वस्तु, नेता और रस, ये तीन ही तत्व माने गए थे। लेकिन आगे चलकर पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने नाटक के तत्वों में अलग अलग रूप से कुल मिलाकर 7 प्रकार के तत्व माने हैं, और इन सब तत्वों से मिलकर एक नाटक संपूर्णता को प्राप्त होता है। इससे आज के इस व्याख्यान में जो 7 तत्व हैं, कथानक, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य और अभिनयशीलता, तो अभिनयशीलता को एक अलग से अलग टॉपिक के रूप में बाद में पढ़ेंगे। आज हम मूल रूप से 6 तत्वों पर बात करते हैं। सबसे पहले कथानक या कथा वस्तु। हर एक नाटक में कोई न कोई कथा जरूर होती है और उसी कथा पर आधारित वो नाटक होता है। तो कथा वस्तु किसी भी नाटक का मुख्य तत्व है। कार्य व्यापार की दृष्टि से कथा वस्तु में 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। यानी किसी भी नाटक के लिए माना जाता है कि वो सफल तभी माना जाएगा जबकि उसकी कथा वस्तु इन 5 अवस्थाओं में से होकर निकलती है, गुजरती है। जब हर एक नाटक का अपना उद्देश्य होता है और जब वो उद्देश्य तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि फल की प्राप्ति हो गई। जो फल निर्धारित किया था, जिस फल के बारे में सोचा था, उसकी प्राप्ति हो गई है। तो जो 5 अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं कि जब किसी फल की प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसी इच्छा या उत्कंठा से नाटक शुरू किया जाता है। अतः ये कथा वस्तु की हम पहली अवस्था कह सकते हैं, आरंभ। अब हृदय में फल प्राप्ति की इच्छा हुई और इच्छा से आरंभ हुआ, पहली अवस्था। उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो व्यापार किया जाता है वह दूसरी कार्य अवस्था। दूसरी कार्य अवस्था कौन सी हुई? जो उसके लिए उसकी पूर्ति के लिए जो व्यापार किया जाता है, जो घटनाएं घटती हैं, इसको हम प्रयत्न कहेंगे। उसके बाद और कथा आगे बढ़ती है। विघ्न आते हैं, नायक के सामने अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। उन सब का निवारण करते हुए जब ऐसा लगने लगे कि अब फल की प्राप्ति होगी, तो फल प्राप्ति की जो संभावना दिखने लगती है उसको प्रत्याशा कहा जाता है। ये कथानक की तीसरी अवस्था है, प्रत्याशा। यानी एक उम्मीद जग गई कि फल की प्राप्ति होगी। और जब विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, यानी सारी रुकावटें नायक के सामने खत्म हो जाती हैं और फल प्राप्ति की संभावना अब केवल संभावना नहीं बल्कि निश्चय में बदल जाती है, तो उससे नियताप्ति कहा जाता है। ये चौथी अवस्था है कथानक की, नियताप्ति। और अंत में फल की प्राप्ति होती है। यानी जो उद्देश्य लेकर चले थे, कथानक जब अपने शीर्ष पर पहुंचता है, जिसको फल की प्राप्ति हम कहते हैं, ये 5वीं और अंतिम कार्य अवस्था है जिसको फलागम कहा जाता है।
इस प्रकार कुल 5 अवस्थाओं में से होकर ये अपेक्षा की जाती है कि हर एक नाटक की कथानक 5 अवस्थाओं से होकर गुजरे। आरंभ, आरंभ के बाद प्रयत्न, प्रयत्न के बाद प्रत्याशा, प्रत्याशा के बाद नियताप्ति और नियताप्ति के बाद फलागम। अगर इन 5 अवस्थाओं से कोई भी नाटक की कथा वस्तु गुजरेगी तो वो नाटक मानकर चलें अत्यंत रोचक होगा और ऐसे नाटक में दर्शकों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं नाटक के द्वारा, मंच पर उनका मंचन होता है और उससे हम पात्रों के संवादों से, उनकी बातचीत से हम अनुमान लगा पाते हैं कि कौन पात्र कैसा है, यानी उनका चरित्र चित्रण भी साथ साथ होता है। नाटक की सफलता पात्रों की सजीवता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि नाटक रंगमंच की विधा है और रंगमंच पर जितना सजीवता से नाटक अपना अभिनय, वो पात्र अपना अभिनय करेंगे, नाटक उतना ही हमें जीवित लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है नाटक में वो नायक की होती है। नायक वह प्रधान पुरुष पात्र है जो कथा को फल की ओर ले जाता है। दर्शक पाठक उसी के विकास और उत्थान में रुचि लेते हैं। हर कोई देखने वाला नायक की सफलता चाहता है। भारतीय नाट्य दृष्टि में उच्च संस्कृति तथा शील ही नायक के मुख्य गुण हैं। यानी वो उच्च संस्कृति से हो, उसके अंदर सारे संस्कार हों और बहुत ही शील स्वभाव का वो हो। हम यहाँ पर समझने के लिए कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा यदि कोई नायक हो तो निश्चित रूप से उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले सब उसकी सफलता की कामना करेंगे। नाटक के कथा प्रवाह में जिस स्त्री पात्र का मुख्य भाग हो, चाहे वह नायक की प्रिया हो या न हो, लेकिन मुख्य भाग में वो हो, वह नायिका हो सकती है। हमारे आचार्यों ने नाटक की कथा के विकास के लिए तथा नाटक के उद्देश्य की पूर्णता के लिए नायक को धुरी माना है कि नायक ही कथा की धुरी होता है। इसी कारण उन्होंने नायक नायिका के लिए विशिष्ट गुणों, आदर्शों, व्यवहार आदि का विवेचन किया है विभिन्न नाटकों में या विभिन्न नाट्य शास्त्रों में। हर एक पात्र नायक का गौरव प्राप्त नहीं कर सकता। नायक की विशेषताएं अन्य गौण पात्रों की तुलना में अलग होंगी। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक नाटक और व्यवहार की दृष्टि से यदि हम देखें तो हर कोई नाटककार पात्रों के चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत मानता है, क्योंकि पात्रों के जीवन, व्यक्तित्व और उनके भावों विचारों से दर्शकों के टिके रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। हर वक्त पात्रों का चरित्र चित्रण होता रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घटनाएं तो साथ साथ चलेंगी और घटनाओं के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण हो जाएगा। अब पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय यथार्थता और सजीवता रहना भी बहुत जरूरी है। आज के युग में मान्यताएं बदल गई हैं, अतः हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप ही पात्रों का चरित्र चित्रण होना जरूरी है। कोरा आदर्श जनता के लिए हास्यास्पद सामग्री बन जाता है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे चरित्र की आज हम हर नाटक में उम्मीद नहीं कर सकते। अर्थात हमें व्यावहारिक लगना चाहिए। जो भी नाटक का अभिनय करने वाले पात्र हैं वो कोरा आदर्श पेश करने वाले नहीं लगने चाहिए। इसके बाद कथोपकथन, संवाद। कथोपकथन ऐसा तत्व है जो उसे नाटक का रूप प्रदान करता है तथा नाटक को अन्य विधाओं से अलग करता है। नाटक की संपूर्ण कथा का विकास, पात्रों का चरित्र चित्रण, उद्देश्य प्राप्ति, देश काल का ज्ञान कथोपकथन के द्वारा ही हो पाता है। नाटककार के पास
संवाद वह प्रधान साधन है जिसके द्वारा वह अपनी समस्त नाट्य कला संबंधी योग्यता व कौशल का परिचय दे सकता है। संवादों द्वारा पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। पात्र आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उनके इन संवादों से सामने बैठा हुआ जो दर्शक है वो अनुमान करता है या वो महसूस करता है कि कौन पात्र कैसा है। यानी संवादों से स्वतः ही चरित्र चित्रण होता है। अभिनय के लिए ये सबसे प्रमुख तत्व है। संवाद अच्छे होंगे तो अभिनय अपने आप अच्छा होगा। नाटक का सुंदर अभिनय संवादों पर ही निर्भर करता है। नाटक की सौंदर्य वृद्धि के लिए तथा उसकी अभिनयात्मकता के लिए संवादों में कुछ विशिष्ट गुण होने जरूरी हैं, जैसे नाटकीयता, संक्षिप्तता, कथा के मूल लक्ष्य को स्पष्ट करने में की सामर्थ्य भी उन संवादों में होनी चाहिए, क्योंकि कथा का विकास होना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। संवाद इस तरह के हों कि पात्रों का चरित्र चित्रण भी साथ साथ होता रहे। संवाद बड़े सरल हों और उनकी भाषा आकृष्ट करने वाली हो। हर कोई जो भी उनको सुने वो आकर्षित हो जाए। जैसा पात्र है उसके अनुसार ही संवाद लिखे जाएं और स्वाभाविक संवाद होने चाहिए। स्वाभाविकता लगनी चाहिए। कहीं पर भी थोपे हुए संवाद नहीं लगने चाहिए। देश काल और वातावरण अगला जो तत्व है। नाटक में देश काल का ध्यान समान रूप से रखना होता है। देश काल से तात्पर्य उस नाटक में वर्णित रीति रिवाज, परिस्थिति, रहन सहन, आचार विचार, समय, स्थान और प्रकृति वर्णन, इन सब को मिलाकर देश काल और वातावरण तत्व बनता है। नाटक चाहे सामाजिक हो, चाहे ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, उसे देश काल और परिस्थिति का पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा। विशेषकर ऐतिहासिक नाटकों में देश काल का ध्यान रखने की आवश्यकता और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें नाटककार को एक विशेष युग के जीवन की परिस्थितियों का चित्रण करना होता है। जैसे मुगल काल के नाटक में उसी काल की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन आदि का चित्रण ही नाटक को प्रभावशाली बना सकेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि नाटककार का जिस भी युग का वो नाटक लिख रहा है उस युग का नाटककार को बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए। उस युग के एक एक क्षेत्र की उसे जानकारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के नाटक की श्रेष्ठता इसी में है कि जिस युग अथवा काल से उसकी कथा संबंधित है उस काल का जीता जागता सर्वांग चित्रण बड़ी सरस व मनोरंजक रूप में किया जाए। क्योंकि यहाँ पर चुनौती ये होती है हर समय नाटक वही सफल होता है जिसमें दर्शक टिके रहते हैं, दर्शक जिसको लगातार देखते रहते हों। कुल मिलाकर देश काल और वातावरण भी नाटक का बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शैली। नाटक पर विचार करते समय ये तत्व भी विचारणीय है। विचार करना इस तत्व पर भी जरूरी है, क्योंकि इसके कारण ही नाटक या साहित्य की अन्य विधा का भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छा बन सकता है। नाटकों के समस्त तत्व शैली के बिना निरर्थक है। भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन भाषा है, ये हम जानते हैं। तो भाषा के अंतर्गत शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि आते हैं और गद्य में शब्दों का चयन तथा शब्द का चयन करना और शब्द की योजना बनाना कि कौन से शब्द का कब प्रयोग या किस पात्र के मुंह से प्रयोग करवाएं। साथ ही वाक्यों की बनावट जितनी स्वाभाविक, सार्थक, संयत और सुगठित होगी भाव पक्ष उतना ही अधिक सजीव हो उठेगा। शब्द शुद्ध, यथार्थ के द्योतक, प्रचलित और उपयुक्त होने चाहिए। दूसरी ओर वाक्य विन्यास का इतनी शुद्धता, रोचकता, चमत्कारिकता के साथ उपयोग होना चाहिए कि पात्रों के
अंदर के भाव उनकी सरलता, स्पष्टता, सजीवता के साथ व्यक्त हो सकें। अनावश्यक और जटिल यदि वाक्य होंगे तो ये मानकर चलें कि उनके ऊपर अच्छा अभिनय हो ही नहीं सकता। और यदि अच्छा अभिनय नहीं होगा तो नाटक के सामने बैठे हुए जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। अतः नाटक की सफलता में भाषा शैली का बहुत अधिक योगदान है। अब हम उद्देश्य की बात करें। यद्यपि उद्देश्य की बात हमें सर्वप्रथम सबसे पहले हमें उद्देश्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती है। विधा चाहे कोई भी हो, उद्देश्यपूर्ण होती है। तो ये तत्व अर्थात उद्देश्य नाटक का मूल प्रेरणा स्रोत होता है और साथ ही उस नाटक का अंतिम लक्ष्य भी होता है। कथावस्तु के अनुसार प्रत्येक नाटक का अपना उद्देश्य होता है। किसी नाटक का उद्देश्य सामाजिक समस्या को पेश करना, किसी का उद्देश्य आदर्श की स्थापना करना, किसी का लक्ष्य व्यक्ति की मन स्थिति, कुंठा, ग्रंथियां, उनकी उस व्यक्ति के अंदर के संघर्ष को दिखाना। यानी उद्देश्य कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक उद्देश्य जो हमेशा बना रहता है नाटक में, वो है सामने बैठे हुए दर्शकों का मनोरंजन करना। अतः हर एक नाटक में दर्शकों का मनोरंजन करना तो उद्देश्य होता ही होता है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से तथा साहित्य संबंधी मान्यताओं की दृष्टि से नाटक में लोक रंजन के साथ साथ लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। यानी लोगों का मनोरंजन भी हो और साथ में नाटक अंत में कोई इस तरह का प्रभाव उन लोगों पर छोड़े जिससे उनका कल्याण भी हो। ये मूल सोच रही है भारतीय नाटककारों की, कि लोक रंजन भी हो और लोक मंगल भी हो। नाटककार को जीती जागती समस्याओं को लेकर नाटक में इस प्रकार उसे रखना चाहिए कि मुख्य समस्या अपनी पूर्ण सच्चाई के साथ सामने बैठे हुए दर्शकों के मनोमस्तिष्क पर अच्छी तरह से छप जाए तथा साथ ही साथ वह दर्शकों को नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करे। नाटक के चिरस्थायी प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये तत्व बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर ये 6 तत्व जिनका मैंने वर्णन किया, ये नाटक के मूल तत्व हैं। यद्यपि नाटक का आधार जो होता है, नाटक का सबसे मुख्य जो तत्व, क्योंकि रंगमंच से संबंधित ये विधा है, तो अभिनयशीलता जो तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको समझने के लिए एक अलग से व्याख्यान में, यानी अगले व्याख्यान में ये चीज़ या ये विषय मैं लूँगा। धन्यवाद।